नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो टॉपिक आज जिस बारे में मैं बोलना चाहता हूँ वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, मगर वो यूरोलॉजी में या हमारी ब्रांच में, हमारी स्पेशलिटी में वो भ्रांतियाँ हैं, वो मिथ्स हैं जो पेशेंट्स के, उनके अटेंडेंट्स के दिमाग में, उनके मन में ये बात रहती है। वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं मगर पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि जो हम लोग उनको कन्वे करना चाहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कुछ लोगों को शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना भी लगे, मगर पेशेंट की हेल्थ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ये 5 क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि पेशेंट या उनके अटेंडेंट हम लोगों से पूछते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो समझ पाए हमारी बात, मगर कई बार वो उस चीज़ को सही तरीके से समझ नहीं पाते। तो मैं उन्हीं के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो जैसे पहला जो सवाल, कई पेशेंट जो खुद बताते हैं कि हमको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ और हमने डॉक्टर साहब खूब सारा पानी पिया और उसका हमको आराम मिल गया, हमारी जलन कम हो गई। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अमूमन भी किसी भी व्यक्ति को जिसको किडनी स्टोन्स की बीमारी नहीं है, उसको हम लोग कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं कि उसको अत्यधिक पानी पीना चाहिए या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक रखना चाहिए। जिन लोगों को स्टोन बनता है, जिन लोगों को बार बार किडनी स्टोन बनने की या यूरिट्रिक स्टोन बनने की प्रॉब्लम है, उनको हम लोग ये कहते हैं कि आप लोगों को पानी का इंटेक डेली का इतना होना चाहिए कि करीब आपको 2.5 लीटर से 3 लीटर के आसपास की यूरिन पास हो पाए। अगर इतना वो पानी पी रहे हैं तो वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा उनको एक्सेस पानी की पीने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आई इस पर कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, जो कि ज़्यादातर महिलाओं में होगा, पुरुषों में होगा, उन लोगों को ज़्यादा पानी अगर वो पीते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये है कि जो भी दवाई हम लोग देते हैं जो यूरिन इन्फेक्शन में काम करती है, वो उसमें ठीक से काम नहीं करेगी और जो दवाई है वो घुल के पेशाब के रास्ते से बह के निकल भी जाएगी। तो इसीलिए हम लोग जब भी यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप पानी का इंटेक कम रखिए, दवाएं खाइए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। वो जब से दवाई काम करना चालू करेगी वो अपने आप इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह कि हमको ये भी पता करना है एट द सेम टाइम कि ये इन्फेक्शन हो क्यों रहा है, कि इसका कोई विशेष कारण है, कि कोई किडनी में प्रॉब्लम है, कि कोई किडनी में स्टोन है, या कोई यूरिनरी इन्फेक्शन किसी और कारणवश हुआ है। तो कारण पता करने के बाद हम जब एंटीबायोटिक देते हैं, जो उसकी टेस्टिंग है वो कराते हैं, तो हम लोग उसका उपचार सही तरीके से कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, यूरिन इन्फेक्शन में पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं रखना है, एक्सेसिव पानी नहीं पीना है, ये सोच के कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो इन्फेक्शन पानी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो ज़्यादा एजेड पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो कि बेडरिडन हैं और उनको यूरिनरी कैथेटर पड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, या फिर किसी पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है, या किसी पेशेंट को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, जिसकी वजह से पेशाब का थैला अपना काम करने में सक्षम नहीं है, वो यूरिन को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग लंबे समय तक यूरिनरी कैथेटर जो होता है उसको डाल के रखते हैं, लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन करके रखते हैं ऐसे पेशेंट्स में। तो पेशेंट के मन में ये सवाल रहता है कि अब ये इन्फेक्शन अगर हमको हो गया तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि नली इसलिए डाली गई है कि आपका पेशाब का थैला पेशाब को निकालने में सक्षम नहीं है, वो पूरी तरीके से पेशाब को नहीं निकाल पा रहा है, इसीलिए यूरिनरी कैथेटर डाला गया है। अगर हम उसको छोड़ देंगे और कैथेटर नहीं डालेंगे तो ये जो यूरिन अंदर स्टोर होगी उसके 2 साइड इफेक्ट हैं। एक तो वो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है, दूसरा कि वो किडनी में भी इन्फेक्शन को प्रोड्यूस कर सकता है और इन्फेक्शन शरीर में भी फैल सकता है। मेरी पर्सनल एडवाइस सारे पेशेंट्स को रहती है कि जब भी उनका कैथेटर पड़े तो ये ध्यान रखिए कि करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार उस कैथेटर को चेंज कर दिया जाए। जब भी कैथेटर चेंज किया जाए तब एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक का जो सिर्फ एक बार लगना है और ओरल एंटीबायोटिक्स जो 5 दिन खानी है, ये हम लोग रूटीनली देते हैं। इन्फेक्शन का चांस तो अगर कैथेटर नहीं भी डालेंगे तो भी रहेगा। जब इन्फेक्शन होगा उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो जिन लोगों को लंबे समय तक कैथेटर पड़ा हुआ है वो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि सफाई तो रखनी है, इन्फेक्शन ना हो और कोई चीज़ें ना हो, कैथेटर खिंच ना जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान तो रखना है। मगर जिसको ज़रूरत है, अब जो पेशेंट बेडरिडन है, उसमें ये ट्रायल करना कि हम कैथेटर को निकाल दें बाहर, कुछ लोग जो है उसको क्लैम्प करके छोड़ देते हैं कि देखें कि उनको पेन हो रहा है, कि ये गलत तरीके हैं। जिनको कैथेटर लंबे समय ज़रूरत है और पड़ा हुआ है वो 3-3 हफ्ते में या 2-2 हफ्ते में कैथेटर चेंज कराते रहें अपना। जब भी कैथेटर चेंज कराएं एंटीबायोटिक्स ले लें और वो सफिशिएंट। अगर कोई बुखार आता है बीच में या कोई जलन होती है तो आके दिखा सकते। तीसरी जो मिथ है वो इस बात पे है कि जैसे अब जो स्टोन का ऑपरेशन हम लोग करते हैं, किडनी स्टोन का, वो सब ऑपरेशन मोडालिटी जो है चेंज हो गई है। पहले जो ऑपरेशन होते थे वो ओपन टेक्निक से होते थे, अब जो ऑपरेशन होते हैं वो एंडोस्कोपिक टेक्निक से होते हैं, जिसको PCNL कहते हैं या RARS कहते हैं या URS कहते हैं। इन सब ऑपरेशनों में दूरबीन से स्टोन को देखा जाता है, स्टोन को तोड़ा जाता है या लेज़र विधि से या मैकेनिकल विधि से, और उसके बाद उसके फ्रैगमेंट्स को निकाल दिया जाता है। पेशेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम दूरबीन से ऑपरेशन कराते हैं तो उसमें कुछ फ्रैगमेंट अंदर रह जाते हैं और वो फ्रैगमेंट ही बाद में दोबारा स्टोन बना देते हैं।
तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितनी भी ये टेक्निक्स हम लोग एंडोस्कोपी की इस्तेमाल करते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये किडनी की जो अंदर नालियाँ बनी हुई हैं उसके द्वारा ये दूरबीन अंदर जाती है। ये जो विजन हम लोग देखते हैं वो 3 से 4 गुना, कई बार 5 गुना बड़ी इमेज करके हम देखते हैं। तो जो स्टोन में एक्चुअल साइज़ है उससे हमें 3 गुना बड़ा स्टोन दिखाई देता है। हमको उसको तोड़ने के बाद सारे फ्रैगमेंट निकालने में सहूलियत इसलिए होती है क्योंकि हमें सब कुछ बड़ा मैग्नीफाइड व्यू दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज़ कि जब भी हम सर्जरी करते हैं तो उसमें कंटिन्यूअसली पानी का एक फ्लो चलता रहता है, जिसकी वजह से वो सारे स्टोन वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो ओपन टेक्निक है ये उसमें ज़्यादा कॉमन था कि उसमें स्टोन रह जाए अंदर, क्योंकि आप किडनी की हर नाली में झांक के ओपन ऑपरेशन में नहीं देख सकते हैं। मगर जब एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होता है, जैसे पीसीएनएल होता है या आरआईआरएस होता है, तो हम किडनी की हर एक नाली में झांक के देख सकते हैं कि उसमें कोई स्टोन रह गया है कि नहीं रह गया है, और अगर रह गया है तो उसको पकड़ने के लिए हमारे पास औजार वैसे वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसीलिए जो भी दूरबीन का ऑपरेशन है वो बिल्कुल सेफ है और उसका दोबारा स्टोन बनने से कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है। जिसको भी स्टोन एक बार बना है उसको वैसे भी टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन की। तो हम लोग अपने सब पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जब भी कोई आपको ऐसा लगता है कि बार बार स्टोन बन रहा है तो एक मेटाबॉलिक वर्कअप होता है, एक स्टोन की एनालिसिस होती है, ये करवाइए। उससे मालूम चलेगा कि आपको क्यों स्टोन बन रहा है और जो उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो आप लीजिए उसके बाद। चौथी जो मिथ है वो पेशेंट्स को ये रहती है कि जहाँ हमको स्टोन बन गया, हमने ऑपरेट करा दिया, सब ठीक है, अब हम क्या ना खाएं या क्या खाएं। और कोई मरीज कहता है कि हमने दूध पीना बिल्कुल बंद करा दिया है क्योंकि इससे स्टोन बन जाता है। तो देखिए ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर जो स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम के होते हैं और कैल्शियम ऑक्सीडेट सबसे कॉमन स्टोन होता है जो हमारे की किडनी से बनता है। मगर ऐसा नहीं है कि जो मिल्क में जो कैल्शियम हम लोग लेते हैं उसकी वजह से वो स्टोन बन जाता है, जबकि इसका उल्टा है कि अगर हम दूध या कैल्शियम नहीं लेंगे तो फिर स्टोन बनने के चांस हमारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इवन जो लोग स्टोन के लिए ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि मेटाबॉलिक वर्कअप करवाइए, उससे ये मालूम चलेगा कि क्यों बन रहा है स्टोन, उसका उस तरीके से इलाज कराइए। मगर दूध को बंद कर देना से बॉडी में कैल्शियम का डिप्लीशन होता है, मतलब हमको जो हमारे शरीर को जो कैल्शियम चाहिए वो जो सोर्स उसके हैं उनसे लेगा वो। अगर हम उसको नहीं देंगे वो सोर्स तो वो बॉडी के अंदर से ही कैल्शियम ले लेगा, वो हमारी बोन्स को वीक कर देगा। इसीलिए आपको कैल्शियम का इंटेक, कैल्शियम की दवाइयाँ या दूध का इंटेक बंद नहीं करना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसका प्रॉपर एवेल्युएशन करवाइए, पता करवाइए कि स्टोन क्यों बन रहा है और जो उसका ट्रीटमेंट है वो करवाइए। पांचवी और आखिरी मिथ और बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये उन पेशेंट्स को है जिनको कि हम लोग को ऐसा डाउट होता है कि इनको प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो पेशेंट देखते हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं हमारे पास, क्योंकि इनिशियल इवैल्यूएशन या शुरुआती जांच उनकी हो नहीं पाती है। ऐसे पेशेंट में जब हम लोग बायोप्सी का एडवाइस करते हैं तो पेशेंट, उनके अटेंडेंट सब लोग बहुत डर जाते हैं। ये कैंसर नाम से पहली बार डर जाते हैं। उनको ये ऐसा लगता है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर में हमने बायोप्सी कर दी तो वो कैंसर फैल जाएगा और पेशेंट की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो देखिए ऐसा है कि अब तो मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है, हम लोग हर चीज़ पता कर सकते हैं कि किस टाइप का कैंसर है, किस वैरायटी का कैंसर है, किस ग्रेड का कैंसर है और उसका उस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोस्टेट बायोप्सी किसी पेशेंट की करते हैं, ऐसा प्रोसीजर है जो कि आधे से पौन घंटे में ख़त्म हो जाता है, पेशेंट उसी समय घर जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम कैंसर को छुएंगे तो वो कैंसर फैल जाएगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। पर हमें कोई भी कैंसर को प्रूव करने के लिए उसको जांच कराना, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी जांच होती है, वो करवा के ही देख के बता पाएंगे कि उसमें कैंसर है भी कि नहीं। और है भी तो सिर्फ एक ही तरीके का कैंसर एक ऑर्गन में नहीं होता है, कई तरीकों के कैंसर होते हैं, उनका ग्रेड डिफरेंट होता है, उनकी स्कोरिंग डिफरेंट होती है। तो इसीलिए जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसा कोई एडवाइस करे तो ज़रूर प्रोस्टेट बायोप्सी करवाइए, क्योंकि बायोप्सी करने से ही मालूम चलेगा, चाहे वो प्रोस्टेट की हो या किसी और अंग की हो। उसके बिना कोई भी हम लोग, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हो चाहे सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, हम लोग आपको ऑफर नहीं कर सकते, नहीं एडवाइस कर सकते जब तक कि ये ना मालूम हो कि बायोप्सी में क्या कौन सी कैंसर की वैरायटी आई है। तो आज मैं इन 5 बातों के साथ ही अपनी टॉपिक को एंड करता हूं, मगर कोशिश करूंगा कि आप लोग हमारी बात समझें और जो हमने चीज़ें बताई हैं उनको गौर फरमाएं। जो आपको डिस्कस करना है वो ज़रूर आके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।